हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में हिंदू विवाह के पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद के आधार बताए गए हैं। उन आधारों में एक प्रमुख आधार है अभित्यजन, डेजर्शन। आज हम चर्चा करेंगे अभित्यजन पर। अभित्यजन की सबसे संक्षिप्त परिभाषा एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार का अकारण ही और बिना दूसरे पक्षकार की सम्मति के स्थायी रूप से निराकरण करना है। अभित्यजन एक स्थान मात्र का परित्याग नहीं है, बल्कि एक स्थिति का परित्याग है। परित्याग कृत्य मात्र नहीं है, बल्कि एक आचरण है। भगोड़ा शब्द से सभी लोग परिचित हैं। सेना में से भागने वाले को भगोड़ा कहा जाता है। भगोड़ा सैनिक वो सैनिक होता है जो अपने कर्तव्यों से या नियुक्ति स्थान से भाग खड़ा होता है। अगर हम भगोड़े की समता उस पति या पत्नी से करें जो वैवाहिक घर से या वैवाहिक दायित्वों से भाग खड़ा होता है, तो हम बहुत सीमा तक अभित्यजन शब्द को समझने में समर्थ हो सकते हैं। भाग खड़े होने का एक रूप है कि जब पति या पत्नी वैवाहिक घर को स्थायी रूप से छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा रूप वह है जब पति या पत्नी रहते तो उसी घर में हैं, परंतु स्थायी रूप से अपने वैवाहिक दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देते हैं। एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार की जानबूझकर उपेक्षा करना भी अभित्यजन की परिभाषा में आता है। इस भांति अभित्यजन या डेजर्शन 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 वास्तविक अभित्यजन, दूसरा आणविक अभित्यजन और तीसरा जानबूझकर उपेक्षा करना। तो वास्तविक अभित्यजन क्या है? वैवाहिक विधि के अंतर्गत जो अभित्यजन है, डेजर्शन है, उसके कुछ तत्व होने चाहिए। नंबर 1 है अभित्यजन का तथ्य, दूसरा अभित्यजन की इच्छा, तीसरा अभित्यजन किसी औचित्यपूर्ण कारण के बिना होना चाहिए, अभित्यजन याचिकाकार की सम्मति से नहीं होना चाहिए और अभित्यजन की 2 वर्षों की कालावधि पूर्ण होनी चाहिए। ये जो तत्व हैं, ये तत्व मिलकर ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार बनाते हैं। तो जो प्रथम जो 2 तत्व हैं कि अभित्यजन का तथ्य और इच्छा, ये प्रतिपक्षी से संबंध रखते हैं, अर्थात अभित्यजन करने वाले पक्षकार ने दूसरे पक्षकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है। तीसरे और चौथे तत्व दूसरे पक्षकार से संबंध रखते हैं, अर्थात उसने जो पीड़ित पक्षकार है उसने अभित्यजन के लिए अपनी सहमति नहीं दी है और अभित्यजन के लिए कोई भी औचित्यपूर्ण हेतु भी नहीं दिया है। अंतिम तत्व जो 2 वर्षों की कालावधि से संबंधित है, वो वैधानिक आवश्यकता है कि अभित्यजन की कालावधि याचिका प्रेषित करने के पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए। इन 5 तत्वों को प्रमाणित करने का भार याचिकाकार पिटिशनर पर है। अभित्यजन के लिए पति पत्नी का साथ रहना चाहे कितने भी समय के लिए अनिवार्य है। यदि वे कभी साथ नहीं रहे हैं तो अभित्यजन नहीं होगा। जो 2 तत्व हैं अभित्यजन के, वास्तविक अभित्यजन के, अभित्यजन का तथ्य और इच्छा, अब हम उस पर बात करते हैं कि वास्तविक अभित्यजन में यह आवश्यक है कि प्रतिपक्षी ने वैवाहिक घर का परित्याग किया हो। पीड़ित जो याचिकाकार है और जो दूसरा पक्षकार है प्रतिपक्षी, उसने वैवाहिक घर का परित्याग किया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पति प्रत्येक रात्रि को सोने के पूर्व यह पूर्ण रूप से निश्चित करता है कि दूसरे दिन प्रातः वह घर को सदैव के लिए छोड़कर चला जाएगा, परंतु वह उस घर को छोड़कर नहीं जाता है, दिन प्रतिदिन घर पर ही बना रहता है। यहाँ पर पति को घर छोड़ने की इच्छा तो है, पर उसने घर छोड़ा नहीं है, अतः वो अभित्यजन का दोषी नहीं हो सकता। पत्नी इस भ्रम से पीड़ित है कि यदि वह पति के साथ रहेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, अतः वह पति को छोड़कर मायके चली गई। न्यायालय ने कहा कि वह अभित्यजन की दोषी है। उसने घर पर अपनी इच्छा से छोड़ा है, परंतु भ्रम से ग्रसित होकर छोड़ा है।
एक दूसरा उदाहरण लें कि किसी कार्यवश पति पत्नी से कहकर चला जाता है कि वह 3-4 महीने में वापस आ जाएगा, परंतु वह बाहर जाके बीमार पड़ जाता है या किसी कार्यवश उसे वहां रुकना पड़ता है और इस बीच में 2 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाती है और पति बाहर ही रहता है। यहां पर हम पाते हैं कि अभित्यजन का तथ्य तो विद्यमान है परंतु इच्छा विद्यमान नहीं है। अभित्यजन की इच्छा का होना भी अनिवार्य है, अतः पति अभित्यजन का दोषी नहीं है। इस भांति क्षणिक क्रोध या भावावेश, तीव्र आवेश में पति या पत्नी द्वारा घर छोड़कर चले जाना अभित्यजन की परिभाषा में नहीं आएगा। अभित्यजन तभी घटित होता है जब पति या पत्नी एक दूसरे का अभित्याग स्थायी रूप से कर देते हैं, स्थायी रूप से छोड़ देते हैं। अभित्यजन के गठन के लिए जो प्रथम 2 तत्व की अभित्यजन का तथ्य और इच्छा का साथ साथ होना अनिवार्य है, जिस भी क्षण वो विद्यमान हो जाते हैं अभित्यजन गठित हो जाता है। ये ध्यान देने की बात है कि ये आवश्यक नहीं है कि इच्छा तथ्य के पहले हो, तथ्य पहले से ही विद्यमान हो, इच्छा बाद में हो जाए। ऐसी स्थिति में इच्छा और तथ्य के साथ साथ विद्यमान होने के क्षण से ही अभित्यजन का दोष हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी व्यवसाय के प्रशिक्षण के लिए 1 वर्ष के लिए बाहर चला जाता है। उस समय उसकी इच्छा यही है कि वह प्रशिक्षण के पश्चात वापस आ जाएगा, परंतु 6 मास की अवधि के पश्चात वो ये निश्चय कर लेता है कि वह लौटेगा नहीं। उसी क्षण से वह अभित्यजन का दोषी हो जाता है। तीर्थराम बनाम पार्वती के मामले में पत्नी पति से तंग आकर पृथक घर में रह रही थी। वे ये चाहती थी कि उसका पति पृथक घर बसाए, तब वह उसके साथ रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्नी अभित्यजन की दोषी नहीं है। विनय बनाम निर्मला में पत्नी ने बिना पति की अनुमति के पति का घर छोड़ दिया। वह पति और अपने सास ससुर ननद देवरों के साथ दुर्व्यवहार करती थी और गाली गलौज भी किया करती थी और उसने घर में स्वयं को आग लगाने का प्रयत्न भी किया था। न्यायालय ने कहा कि इस आचरण से घर छोड़ने की इच्छा स्पष्ट हो जाती है। पत्नी द्वारा अकारण पति के घर का त्याग कर देना अभित्यजन है। अभित्यजन के संदर्भ में एक प्रमुख वाद माननीय उच्चतम न्यायालय का है। 1957 में विपिन चंद्र बनाम प्रभावती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया था अभित्यजन को लेके, जिसमें अभित्यजन के लगभग सभी तत्वों पर प्रकाश डाला गया। यह मुकदमा बंबई हिंदू विवाह विच्छेद 1947 के अंतर्गत था, जहां पर 4 वर्ष का अभित्यजन विवाह विच्छेद का आधार था। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में 2 वर्ष का अभित्यजन विवाह विच्छेद का आधार है, परंतु इस मामले में हिंदू विवाह विच्छेद 1947 बंबई हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1947 के अंतर्गत 4 वर्ष का अभित्यजन विवाह विच्छेद का आधार था। सन 1942 में विवाह करने के पश्चात 4 वर्ष तक पक्षकार सुखपूर्वक बंबई में वैवाहिक घर बसाकर रहे थे। पति का एक संयुक्त परिवार था और वैवाहिक घर में माता पिता और पति की 2 अविवाहित बहनें भी रहती थी। इस बीच उनके एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। सन 1946 में परिवार का एक मित्र महेंद्र भी वहां आकर रहने लगा। जनवरी 23, 1947 को पति व्यापार के सिलसिले में लंदन गया। मई 1947 में वापस लौटने पर उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी पत्नी के महेंद्र के साथ अनुचित संबंध स्थापित हो गए हैं और उन्होंने महेंद्र के नाम पत्नी के द्वारा लिखे हुए कुछ पत्र भी पति को दिए। पति ने पत्नी से स्पष्टीकरण मांगा। पत्नी ने कहा कि वे पत्र उसके लिखे हुए नहीं हैं और उस पर झूठा लांछन लगाया जा रहा है। दूसरे दिन 24 मई 1947 को वह अपनी चचेरी बहन के विवाह में सम्मिलित होने का बहाना, विवाह लगभग 1.5 माह के पश्चात होना था, बनाकर अपने पिता के घर चली गई। पति के कथनानुसार वह उसके पश्चात लौटकर नहीं आई। 25 जुलाई 1947 को पति ने अपने वकील के द्वारा पत्नी को एक पत्र भेजा, जिसके अंतर्गत उसे महेंद्र के साथ अनुचित संबंध रखने का दोषी ठहराया और कहा कि वह पुत्र को तुरंत उसके पास भेज दे। नवंबर 1947 में पति की माता ने उससे कहा कि उसकी पत्नी प्रभा 4 या 5 दिनों में बंबई आ रही है। इस पर पति ने पत्नी के पिता को एक तार दिया कि प्रभा को मत भेजो। 1951 में पति ने विवाह विच्छेद की याचिका पत्नी के अभित्यजन के आधार पर प्रेषित की।
पत्नी ने अपने लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट में महेंद्र के साथ अनुचित संबंधों से इनकार करते हुए कहा कि लंदन से लौटने के पश्चात पति के अभद्र और अशिष्ट व्यवहार के कारण उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य है कि पत्नी ने वैवाहिक घर 24 मई 1947 को छोड़ा था, परंतु प्रश्न यह है कि क्या 24 मई 1947 को घर छोड़ना अभित्यजन डेजर्शन की संज्ञा में आता है? दूसरे शब्दों में कि क्या पत्नी ने घर का अभित्याग इस स्थायी इच्छा के साथ किया था कि वह घर कभी वापस नहीं आएगी? क्या अभित्यजन पति की इच्छा के विरुद्ध और बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के किया गया है? न्यायाधीश श्री सिन्हा ने कहा कि इस संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रथम, घर का अभित्यजन के संबंध में तभी महत्व रखता है जब वह वापस न आने की इच्छा से किया गया हो। यह इच्छा आचरण या अन्य भांति के अभित्याग के द्वारा की जा सकती है। द्वितीय, वह पक्षकार अपनी स्वेच्छा से दाम्पत्य जीवन का अंत करने के लिए उत्तरदायी है, वही अभित्यजन का दोषी है। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि इस सबूत का भार याचिकाकार पर है कि अभित्यजन की समस्त वैधानिक कालावधि में प्रत्यर्थी अकारण ही अभित्यजन में रही है, परंतु यदि यह सिद्ध हो जाए कि इस कालावधि में याचिकाकार ने यह इंगित किया कि वह लौटना भी चाहेगी तो भी उसके लिए घर में कोई स्थान नहीं है, या प्रत्यर्थी द्वारा घर लौटने के प्रत्येक प्रयत्न को उसने निष्फल किया है, तो फिर वह यह नहीं कह सकता कि प्रत्यर्थी समस्त कालावधि में अभित्यजन में रही है। वर्तमान मामले में जून 1947 के अंत में पत्नी की चचेरी बहन का विवाह हो चुका था और वह जुलाई में पति के घर वापस आ सकती थी, परंतु जुलाई 15 को पति ने वकील के द्वारा नोटिस भेजा। उसके पश्चात भी पत्नी के घर वापस लौटने के प्रयत्नों को उसने पत्नी के पिता को यह ताड़ देकर कि प्रभा को वापस मत भेजो विफल कर दिया। इन तथ्यों पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 24 मई 1947 को पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया। उसके लिए पति किसी भी भांति उत्तरदायी नहीं है, न ही उसने पति ने घर छोड़ने का कोई औचित्यपूर्ण कारण ही पत्नी को उपलब्ध कराया और न ही पत्नी उसकी सम्मति से गई। परंतु अपने पिता के घर कुछ माह रहकर वह अपने पति के घर लौटने की इच्छुक थी। उसकी इस इच्छा और घर लौटने के उसके प्रयत्नों को पति ने विफल कर दिया, इसलिए वह अभित्यजन की दोषी नहीं है। अतः अभित्यजन सिद्ध करने के लिए याचिकाकार को यह सिद्ध करना होगा कि समस्त वैधानिक कालावधि में प्रत्यर्थी में अभित्यजन की इच्छा विद्यमान थी। यदि उस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व प्रत्यर्थी घर आने की इच्छा करता है और प्रयत्न करता है, परंतु याचिकाकार उसे आने नहीं देता, तो वह फिर अभित्यजन का दोषी नहीं है।